दोस्तों मूवी को 2 घंटों में खत्म करने के बजाय ना 2 पार्ट में दिखाने का ना एक ट्रेंड ही चल पड़ा है और ट्रेंड को फॉलो कर रही है केजीएफ मूवी। अब ना इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए ना आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझना होगा। 2018 में आने वाली ये केजीएफ मूवी इतनी अच्छी निकलेगी कभी किसी ने सोचा भी ना होगा। तो आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट ना अच्छे से फनी अंदाज में ना आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिल्म स्टार्ट होती है और हमें 1981 का ना टाइम दिखाया जाता है। यहाँ इंडिया की एक प्राइम मिनिस्टर एक आदमी का डेथ वारंट साइन करती है, ये बोल के कि वो बहुत खतरनाक क्रिमिनल है और इसके बारे में ना किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए। ये मूवी के मेन हीरो रॉकी की बात हो रही है। इसके बाद 2018 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ फेमस जर्नलिस्ट ईदल इंगल एक किताब पब्लिश करते हैं जिसमें वो रॉकी की पूरी जिंदगी के बारे में बताते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस बुक को बैन कर देती है। लेकिन इसकी एक कॉपी ना किसी भी तरह करके न्यूज चैनल वालों के हाथ लग जाती है और आपको पता है कि न्यूज चैनल वालों को तो हर जगह पे ना टांग अड़ाने की आदत होती है। न्यूज चैनल वाले ना ईदल इंगल का इंटरव्यू लेते हैं ये जानने के लिए कि इस बुक में कितनी की सच्चाई है। इस बुक का नाम है एल्डोरेडो। मेरे को लगता है ये डोरेमोन के कजन का नाम चलाया हुआ है एल्डोरेडो, जिसका मतलब है खोया हुआ सोने का शहर। वैसे मेरे को मिल जाए ना मैं थोड़ा सा सोना बेच के अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब भी खरीद लूं। इससे पहले कि न्यूज चैनल वाले टांग अड़ाए ईदल इंगल ना खुद ही इस बुक की कहानी जो है ना एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। बात है 1951 की। कर्नाटक की कुलाई डिस्ट्रिक्ट में एक कुएं की खुदाई के दौरान किसानों को कुछ अजीब से पत्थर मिलते हैं। फिर इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना वहाँ पर कुछ ऑफिसर आते हैं। इनके साथ सूर्यवर्धन भी था जो कि वहाँ के रहने वाला एक पावरफुल आदमी था। जब ये बात पक्की हो गई कि वो पत्थर सोने के हैं तो सूर्यवर्धन ने ना इन सभी ऑफिसर को मार डाला ताकि ये खबर बाहर न जा सके। जिस दिन ये घटना हुई इसी दिन पास के गाँव में एक बच्चा पैदा हुआ जो की फिल्म का मेन हीरो है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कुल्हार में गोल्ड निकलने की वजह से इस जगह का नाम रखा कुल्हार गोल्ड फील्ड यानी कि केजीएफ। और ये एक असल जगह है कर्नाटक में जहाँ पहले गोल्ड माइनिंग हुआ करती थी, पर अब किसी वजह से ना वो बंद हो चुकी है। केजीएफ तो असल जगह है, लेकिन फिल्म की कहानी ना असल नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है। सूर्यवर्धन ने इस जगह को गवर्नमेंट से 99 सालों के लिए लीव पर ले लिया। इसने वहाँ पर नराची नाम की एक कंपनी बनाई और सबको यही शो करवाया कि ये एक लाइमस्टोन फाइन यानी चूने के पत्थर की कहानी। सूर्यवर्धन काफी सारे लोगों को नराची में लाकर जबरदस्ती काम करवाता था। इस कंपनी को अच्छी तरह मेहनत करने के लिए इसने 5 पार्टनर बनाए, जिसमें से एक कमल है, एंटीरियोस, राजेंद्र देसाई, गुरु पैंदियन और सूर्यवर्धन का एक भाई इधरा। अधीरा को छोड़ के बाकी चारों पार्टनर केजीएफ से बाहर दूसरे शहर में रहकर बिजनेस संभालते थे। इनका ये गोल्ड स्मगलिंग का बिजनेस ना काफी अच्छे से चल रहा था, लेकिन 1978 में सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आया और इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसके बाद सभी पार्टनर केजीएफ पर कब्जा करने का सोचने लगे। सूर्यवर्धन ने इस बीमारी की हालत में अपने बेटे गरोला को ना इस कंपनी का वारिस बना दिया। ये सूर्यवर्धन के चवल भाई को ना बात अच्छी नहीं लगी। उसने ना अपने भतीजे गुर्दे फेफड़े को ना मारने की कोशिश की, लेकिन उसको मार नहीं सका और गुर्दा फेफड़ा जो है ना अपने चाचा को मारने में कामयाब हो गया। अब गरोला वहाँ पर ना राज करने लगा। वो बहुत जालिम आदमी था, जैसे कि आप जालिम। आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया। जालिम होने की वजह से ना सभी पार्टनर इससे नफरत करते थे। अब होती है रॉकी एंट्री। रॉकी का असल नाम था राजा कृष्णा बैरी। इसके माँ एक विधवा और बहुत ही गरीब औरत थी। राजा 10 साल का था तभी इसकी माँ बीमारी की वजह से मर गई, लेकिन मरने से पहले उसकी रूह को चैन नहीं था, तो इसने ना इससे एक वचन लिया। इसे बड़ा होकर ना बहुत ताकतवर और अमीर आदमी बनना था ताकि वो खुद भी अच्छी जिंदगी जी सके और दूसरों की भी मदद कर सके। इस वादा को पूरा करने के लिए ना राजा मुंबई चला गया और वहाँ पे जाकर ना इसने अपना एक नाम रखा रॉकी। वहाँ इसने अपनी हिम्मत से ना डॉन शेट्टी का दिल जीत लिया और इसके लिए ना काम करने लग गया। इसके बाद रॉकी ताकतवर बन गया। वो अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बहुत बुरा था, इसलिए ना वो डॉन का खास आदमी बन गया और मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग का पूरा काम संभालने लगा। दूर दूर तक बहुत मशहूर हो गया। 1978 में शेट्टी का बॉस है एंड्रियो जो कि केजीएफ का पार्टनर है, वो रॉकी को एक काम देता है। काम पूरा होने के बदले में वो रॉकी को पूरा मुंबई ऑफर करता है। इस काम के लिए ना रॉकी को बेंगलोर जाना पड़ता है। बेंगलोर में राजेंद्र देसाई जो कि केजीएफ का दूसरा पार्टनर होता है, रॉकी को बोलता है इसको गरोला को मारना होगा। सभी पार्टनर प्लान बना के गरोला को और बेंगलोर बुलाते हैं, लेकिन गुर्दा इस चाल को ना समझ जाता है, इसलिए ना वो पूरी तैयारी के साथ आया था। गरोला अगर चाहता ना तो वहाँ पे साहब पार्टनर को मार सकता था, लेकिन गरोला ने एक कसम खाई थी कि वो अब्बा खजूर के जिंदा रहने तक किसी भी पार्टनर को नहीं मारेगा। इसके जाने के बाद ना सभी पार्टनर के पाँव थोड़ी जमीन निकल गई, क्योंकि उन्होंने शेर की पूंछ पे पाँव रख दिया था। लेकिन रॉकी ये फैसला करता है कि वो गरोला का इसी के घर पे जाके मारेगा। सभी पार्टनर इस प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो एक अंदर के आदमी के जरिए केजीएफ की खुफिया कुछ जानकारी लेते हैं और रॉकी को दे देते हैं। नराची में काम करने के लिए ना बहुत से लोगों को ना जबरदस्ती उठाकर लाया जाता। ऐसे ही जब गरोला के आदमी एक गांव के लोगों को उठाने के लिए गए
तब रॉकी वहाँ पे पहुंच गया और इन गांव के लोगों में शामिल होकर नराची में घुस गया। वहाँ पे जाने के बाद इसको समझ आती कि वो जगह ना कितनी खतरनाक, क्योंकि वहाँ पे 20,000 से ज्यादा लोगों को ना कैदी बना कर रखा गया था। हर किसी से 12 घंटे काम करवाया जाता था और कमजोर लोगों को ना मार दिया जाता था। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत खतरनाक थी, वो सोल तोड़ने वालों को उसी टाइम मार देते थे। नराची से थोड़ी ही दूर ना गरोला का घर था, जहाँ पे वो अपने अब्बा, खजूर और भाइयों के साथ रहता था। इस महल की हिफाजत ना बहुत ही मजबूत थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आसानी से नहीं आ जा सकता था। रॉकी ने वहाँ पर रहकर ना इस जगह का अच्छी तरह मुआयना कर लिया था। इसने गरोला के महल तक पहुँचने का ना रास्ता भी ढूंढ लिया था। अब बस वो सही मौके की तलाश में था। वहाँ पर रहते रॉकी ने कई लोगों को ना बुरी तरह मरते देखा। पहले वो चुप रहा, लेकिन एक दिन जब वहाँ के गार्ड ना एक बूढ़े आदमी को मारने वाले होते हैं, तब रॉकी खुद को रोक नहीं पाता और इस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए 23 गार्ड को मार देता है। अब वो नराची में हीरो बन गया था। रॉकी इन 23 गार्ड की लाशों को जलाकर एक सिग्नल भेजता है कि वो अब पूरी तरह तैयार है। लेकिन तब वहाँ पर एक बड़ा राज सामने आता है कि सूर्यवर्धन का दूसरा बेटा विराट अपने भाई को मारने के प्लान में शामिल होता है। विराट अपने भाई से बिल्कुल अलग है और वो दिल का अच्छा है। इसी ने सभी पार्टनर तक नराची की खुफिया जानकारी पहुंचाई थी ताकि रॉकी अंदर घुस सके। अब रॉकी का सिग्नल मिलते विराट भी तैयार हो गया, लेकिन गार्ड की गैर मौजूदगी और इस बड़ी सी आग को देख के गरोला के लोग भी होशियार हो गए और चेकिंग के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं, जिनका ध्यान हटाने के लिए ना विराट अपने अब्बा खजूर को जहन्नम वासिल कर देता है। सूर्यवर्धन के मरने की खबर सुन के सब वापस चले जाते हैं। गरोला अपने अब्बा खजूर का कफन दफन करने के बाद काली पूजा के बाद सबकी खबरें लेगा। गरोला हर साल पूजा में 3 बकरों की बलि देता है, लेकिन इस साल वो सोचता है कि वो 3 बकरों की नहीं 3 दुश्मनों की बलि देगा, जिन्हें एक खास कमरे में कैद करके रखा गया था। जब गरोला पूजा करने के लिए निकलता है, तब रॉकी सबसे छुप के ना इस कमरे में पहुंच जाता है। रॉकी इनमें से एक आदमी को मार के इसकी जगह ले लेता है। फिर इन तीनों लोगों को पूजा में लाया जाता है। पूजा में नराची के सभी गार्ड और 20,000 काम करने वाले भी शामिल थे। गरोला पूजा शुरू करता है और 2 लोगों की बलि चढ़ा देता है, लेकिन जब तीसरे की बारी आती है, तब रॉकी सबकी पकड़ से छूट के गरोला की तलवार लेकर इसका गला ही काट देता है। रॉकी ने हजारों लोगों के सामने गरोला को मार दिया। ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई। केजीएफ के चारों पार्टनर सोच रहे थे कि अब वहाँ पर ना उनका राज होगा, लेकिन रॉकी के दिल में कुछ और ही था। वो यहाँ मुंबई जीतने के लिए नहीं आया था, इसको पूरा केजीएफ ही चाहिए था। वो चाहता तो गरोला को बेंगलोर में ही मार सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि रॉकी केजीएफ में सबके सामने इसे मारना चाहता था ताकि वो वहाँ पर राज कर सके। गरोला के मरते ही इसके गार्ड जो है ना रॉकी को मारने लगते हैं, लेकिन 20,000 लोग जो है ना रॉकी के साथ शामिल हो जाते हैं, जो कि इसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। रॉकी के अलावा और भी बहुत से लोग थे जो केजीएफ पर कब्जा करना चाहते थे। एक दुबई का अल्ताफ खालिद और दूसरा सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। अधीरा जो अभी तक मरा ही नहीं था, सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। ये सारा मामला हुआ था 1978 में, पर ये सिर्फ आधी कहानी है, बाकी कहानी पार्ट 2 में दिखाई जाएगी।